नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्रम स्पेशल। सरकार बेटी बचाओ पर जोर दे रही है, वो बेटियों को बचाने की कवायद में है, लेकिन सरकार राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ बेटियां इंसाफ के लिए तड़पती हैं, अपने दर्द को साथ लेकर जीती हैं और उसी के साथ दिन गुजारने पर मजबूर भी हो जाती हैं। हमने आपको लातेहार की एक खबर दिखाई थी, जहाँ एक बेटी स्कूल में ऐसे प्रताड़ित की जाती है कि बाद में उसकी मौत हो जाती है। परिजनों की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आज हम धनबाद का एक मामला आपके सामने लेकर आए हैं, जहां एक बेटी और उसका बाप इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। हम किस दौर में हैं और कहां पहुंचे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हम जुर्म की और भी बातें करेंगे, तो अगले आधे घंटे तक देखते रहिए पूर्वा क्रम स्पेशल। इंसानियत हुई शर्मसार, तो गरीब की जान बचा दीजिए। कैसे बचेंगी बेटियां? दबंगों के आगे आज भी बेबस हैं बेटियां। इंसाफ के लिए एक बाप लगा रहा गुहार। ईसा हमको गरीब की जान बचा दीजिए, ये लड़की की जान बचा दीजिए। जिंदा है, अब इंसाफ चाहिए। जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती है। धमकी के डर से चुप है पीड़ित परिवार। ये लड़की की जान बचा दीजिए। कैसे मिलेगा पीड़िता को इंसाफ? हम आपको दिखाने जा रहे हैं धनबाद की एक खबर, जहां एक बाप फरियाद लगा रहा है। वो कातर आंखों से देखता है कि उसे इंसाफ मिल जाए, उसकी बेटी की जिंदगी बच जाए, लेकिन हमारा तंत्र उस तक पहुंच नहीं पाता। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद सभी हरकत में आते हैं। विधायक जी समेत तमाम लोग वहां पहुंचते हैं। लगता है कि अब उसकी फरियाद सुनी जाएगी। ईसा हमको गरीब की जान बचा दीजिए, ये लड़की की जान बचा दीजिए। कोई सहारा मुझे रहने के लिए भगाने की कोशिश। ये एक बाप की गुहार है। वो गिड़गिड़ा रहा है समाज के उन पहरेदारों के पास, जहां से उसकी उम्मीद अभी नहीं टूटी है, जहां से आस की सांस अभी बाकी है। वो फरियाद कर रहा है, भले ही गला रूंध जा रहा हो। भरे गले से ही सही, वो इंसाफ की भीख मांग रहा है। भीख इसलिए कि उसे डर भी है, धमकी भी मिली है, लेकिन क्या करे, जिंदा है तो फरियाद करना पड़ेगा, गुहार लगानी पड़ेगी। सवाल बेटी का है, सवाल उसकी जिंदगी का है। लिहाजा बोलते हुए एक लाचार बाप के लब कपकपाने लगते हैं, वो थरथराने लगते हैं। ईसा हमको गरीब की जान बचा दीजिए, ये लड़की की जान बचा दीजिए। कोई सहारा मुझे रहने के लिए भगाने की कोशिश। चापाकल हला, चापाकल माधव चापाकल उठा के हटो यहाँ से। तो आपको भगाने की पूरी कोशिश करते हैं। बेटा लोग कुछ अपना रोजगार करता है। दूध वगैरह भी 3 गो बच्ची था, एक लड़की गुजर गया, एक बड़की लड़की वो है जिसके साथ। ये चौंका देने वाला मामला धनबाद से आया है, जहां एक बेटी संघर्ष कर रही है इंसाफ पाने के लिए, दबंगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। उसके साथ उसका पिता भी है। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। एक नाबालिग 16 वर्षीय किशोरी के साथ रेप होता है। इसके बाद उसकी जिंदगी ही बदल जाती है, दुनिया ही बदल जाती है। पहले तो इस मामले को पंचायत के जरिए दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये मामला दब नहीं सका और फिर दबंगों की पोल खुल जाती है। पीड़िता का दर्द सामने आ जाता है। कितना दिन हो गया तब हमको जानकारी मारपीट किया, तब हमको घर में आया, तब मारपीट किया। बेटा लोग डांटने रहे, कहे लड़की का मारपीट कर रहा है। तब बोला ये लोग ऐसा ऐसा बात है, हम क्या करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पीड़िता पढ़ी लिखी भी नहीं है,
वो अनपढ़ है। उसका परिवार मेहनत मजदूरी कर जिंदगी गुजार रहा है। पीड़िता का एक भाई आरोपी स्नेही यादव के घर काम करता है। स्नेही और नारायण सिंह 2 लोगों पर पीड़िता के साथ रेप करने का आरोप है। दोनों पीड़िता के पड़ोस में ही रहते हैं। आरोपों के मुताबिक पहले नारायण सिंह और फिर बाद में 55 साल के स्नेही यादव ने पीड़िता के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, रेप के बाद नाबालिग पीड़ित गर्भवती हो जाती है। रेप के दोनों आरोपियों ने चुप रहने के लिए पीड़ित परिवार को धमकी दी। तुम पुलिस के पास जाना चाहती थी? वही लोग डराया? किसी को नहीं? तुम डरी हुई हो, डर लग रहा है? पहले तो मामला दबाने की कोशिश की गई। इसका खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 5 महीने की गर्भवती हो गई। इसके बाद घर वालों को इस बारे में जानकारी मिलती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रेप के आरोपी के साथ ही पीड़िता की शादी आरोपी नारायण सिंह से करवाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उसने पीड़ित लड़की के गर्भ में पल रहे बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरे आरोपी स्नेही यादव ने पंचायत करवाकर मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश की, लेकिन यह मामला मीडिया में लीक हो गया और फिर आरोपी भी फरार हो जाते हैं। लड़की बहुत छोटी लड़की है, 15-16 साल की लड़की है। कहाँ तो हम लोग 21वीं सदी में पहुँच रहे हैं, कहाँ हम लोग कैंपेन चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समझ में ही नहीं आता कि ऐसे कैंपेन्स का कुछ लोगों पे असर भी होता है कि नहीं होता है। लेकिन इतना ही कहेंगे कि जो भी लोग ये काम करते हैं, जितने भी, उससे हम समाज का निर्धारण नहीं कर सकते। ये लोग विकृत मानसिकता के लोगों को समाज से बॉयकॉट कर देना चाहिए। इन लोगों को, जो लोग ये समझ नहीं पाते हैं, जो लोग इस चीज को सिर्फ कुछ पल के उन्माद के लिए किसी लड़की की जिंदगी खराब कर देते हैं, इन लोगों को समाज में रहने का भी हक नहीं होना चाहिए। एज अ पब्लिक, और हम लोग एज अ पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए हम लोग यही कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस लड़की को स्टेबलाइज कर सकें। उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उसको काउंसलिंग की जरूरत है। एक परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है ताकि उसकी बेटी की जिंदगी पटरी पर लौट आए। अब देखना है कि इंसाफ की देवी इस गुहार लगा रहे बाप के दरवाजे पर कब दस्तक देती है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। मीडिया के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा होता है, सभी हरकत में आते हैं। लगने लगता है कि सारा सिस्टम खड़ा हो चुका है, उसकी मदद के लिए आगे आ गया है। काश ये सक्रियता एक बाप की आंखों से आंसू निकलने के पहले शुरू हो जाती। काश एक बाप के होंठ अपना दर्द बयां करते करते थरथराते नहीं। इस गंभीर मामले का खुलासा होने के बाद इलाके के विधायक राज सिन्हा भी सक्रिय हो जाते हैं। विधायक जी भी अपने इलाके की बेहाल जनता का हाल जानने पहुंच जाते हैं। वो पीड़िता का हाल जानने के लिए उसके घर जाते हैं और फिर उसकी आवाज उठाने का बीड़ा उठा लेते हैं ताकि उसे इंसाफ मिल सके। इलाके के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी उनके साथ थे। धनबाद के एसपी की पत्नी भी साथ थी। सभी पहुंचते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस नहीं पहुंच पाती है। थाने में मामला दर्ज नहीं हो पाता है। ये उस देश की तस्वीर है जहां के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ की बात करते हैं। सेल्फी विद डॉटर अभियान चलता है और उसी पार्टी के राज्य में एक बेटी दोज़ख की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। बड़ी अजीब विडंबना है कि ये हकीकत है और इस हकीकत को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। विधायक जी भी पीड़िता का हाल जानते हैं और उसके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मैं बात करता हूँ अभी डीसी से भी और एसपी से, दोनों से बात करता हूँ। मुझे लगता है डर भी है, हो सकता है झिझक भी हो। थोड़ा मामला ऐसा है कि लोग जल्दी इसको समाज के सामने लाने में, हमारा जो सामाजिक परिवेश है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को। लेकिन खैर जो भी हो, अब तो मामला किसका है क्या है उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि आगे क्या करना ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और इस लड़की को न्याय मिले। सुनने में आया कि केस पेश हुआ, जेल में भी गया था, बाद में लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है दबाव में। तो हाँ, जो हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को कि दबाव में हुआ होगा। विधायक जी
इस लाचार पिता को आपने उम्मीद बंधाई है, उसे दिलासा दिया है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन भरोसे की ये डोर अब आपके हाथ में है। कहीं इस भरोसे का अंजाम सियासी वादों की तरह ना हो। एक गरीब बाप की फरियाद है, उसे अंजाम तक पहुंचने के पहले भूल नहीं जाइएगा। लेकिन एक रेप के आरोपी के साथ पीड़िता की शादी कराने की कोशिश कहां तक जायज है? पंचायत कर जिसे सच बनाने की कोशिश की गई, वो कहां तक जायज कहा जा सकता है? जो भी मदद होगी हम लोग पूरी अपने तरफ से प्रयास करें, क्योंकि इन लोगों ने थाना तक अप्रोच किया ही नहीं है। अब आप समझिए कि अगर हर घर में कुछ दूरी पर हर घर में होगा तो पुलिस कैसे हर जगह पहुंच सकती है? अगर वो दबंगई दिखा के कर रहे हैं तभी इनका काम था कि ये जाके पुलिस को बताएं कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ, ये दबंगई कर रहे हैं, हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पता चला कि लड़की गर्भवती है तो उसका डिलीवरी का हम लोग पहले प्रयास कर रहे हैं कि सेफली डिलीवर हो जाए। मैंने बहुत जगह पढ़ा है और सुना है कि लोग ये कोशिश करते हैं कि जिसने बलात्कार किया है उसी से उस बच्ची की शादी करा दी जाए। ये टोटली अनएथिकल है। भले ही एसपी साहब की पत्नी इस बात को जायज नहीं बता रही हो, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि एसपी साहब की पत्नी पहुंच जाती हैं, इलाके के मेयर पहुंच जाते हैं, विधायक पहुंच जाते हैं और वहां की पुलिस नहीं पहुंच पाती। लेकिन ये भी सच है, हैवानियत की हद है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और पुलिस प्रशासन का अब तक नहीं आना ये बहुत गलत बात है। पुलिस विश्वास जमाने में यहाँ नाकाम रही है, इसमें दो राय नहीं है और इसमें जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मीडिया में खबर आने के बाद जिस तेजी से ये लोग पहुंचते हैं, अब देखना है कि पीड़िता को इंसाफ मिलने की तेजी कितनी होती है या फिर ये महज एक खाना पूर्ति था। इन सवालों के जवाब वक्त की गोद में है। आने वाला वक्त ही हमें इस सवालों का जवाब दे सकता है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात पटना की। पटना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसने 4 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिन लोगों ने राजधानी पटना में खौफ मचा रखा था। यह पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पटना पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट के पैसे को बैंक में जमा कराते थे अपराधी। कई मामलों के हुए खुलासे। पटना पुलिस को जानकारी मिलती है कि दीघा रोड के घोड़दौड़ के पास अपराधी जमा हो रहे हैं। इस जानकारी के बाद एसएसपी विकास वैभव हरकत में आ जाते हैं। वो स्पेशल टीम को अलर्ट कर देते हैं। इसके बाद पुलिस अपराधियों की घेराबंदी में लग जाती है। पुलिस के हाथ 4 अपराधी लगते हैं, लेकिन 4 अपराधी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। गिरफ्तार अपराधियों में सुजीत कुमार, मुकेश शर्मा, संतोष चौधरी और डब्लू कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों का पटना में हुए कई आपराधिक मामलों में हाथ रहा है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी की कैश लूट कांड में भी इसी गिरोह का हाथ था। तो चुनाव को लेकर पटना पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। अलग अलग स्थान पे वाहन चेकिंग भी चल रही है, जिसके क्रम में काफ़ी अपराधी पकड़े भी गए हैं। बीते रात 29 तारीख को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जमा हो रहे हैं और एक डकैती एक व्यवसायी से करने वाले हैं। इसी सूचना पर स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट के सभी लोग तुरंत रवाना हो गए और वहाँ पर तलाशी के क्रम में 4 लोगों को पकड़ा गया दीघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इनके पास से लोडेड देसी पिस्टल बरामद की गई। पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, सभी पहले भी अपराध को अंजाम दे चुके हैं। दानापुर और बिहटा के साथ ही मनेर में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है।
अपराधियों के पास से पुलिस ने कई बैंकों के पासबुक और एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। पूछताछ करने पर इनके द्वारा पिछले करीब 7 लूट और डकैती के महत्वपूर्ण कांडों का उद्भेदन हो पाया है, जो मनेर, बिहटा, दानापुर और खगौल थाना क्षेत्रों में घटित है। हाल में कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों से बिहटा थाना के अंतर्गत लूट हुई थी, जिसका भी पूरी रूप से खुलासा हो गया है। इनके 4 सहयोगी और भी एकत्रित होने वाले थे, जो पुलिस को देखकर भाग गए हैं। उनकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद इनके घरों में छापेमारी की गई है, जिससे कि लूटे गए कुछ पैसे बरामद हुए हैं और अन्य पैसों का हिसाब मिला है, जिसमें कुछ इन लोगों ने बैंक अकाउंट में जमा कराए थे और कुछ पैसों से गहने खरीदे गए थे। ये सभी चीज़ें बरामद की गई हैं। केसेस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अपराधी लूटे गए पैसों को बाकायदा बैंक में जमा कराते थे। वो लूट में मिले सोने को भी बैंक में जमा करवाते थे। इतना ही नहीं, ये अपराधी पुलिस की हरकतों पर भी नजर रखते थे, ताकि वो अपने गिरोह के लोगों को सतर्क कर सके। इन अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में अपराध पर रोक लगेगी। मुख्य रूप से सुजीत कुमार, जो इस गैंग का काफी इम्पोर्टेंट आदमी है, उसके ऊपर 2 केसेस थे। उसमें आरा नवादा थाना का और गांधी मैदान थाना का था। मुकेश शर्मा, डब्लू कुमार और संतोष कुमार, अन्य 3 लोग हैं जिनके खिलाफ भी केसेस दर्ज है। इसमें ये लोग दीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बांसकोठी, कुर्जी मोड़ और वहीं पे रहते थे। बाकी दानापुर, खगौल, बिहटा, मनेर इत्यादि में लूटपाट किया करते थे। पटना में लगातार बढ़ रहे आपराधिक वारदातों के बीच ये सफलता पुलिस के लिए अहम है। उम्मीद की जा रही है कि इन अपराधियों से पूछताछ के बाद कई और जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। सिद्धार्थ, जी मीडिया, पटना। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। चुनावों का दौर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही अपराधियों की हरकतें भी शुरू हो जाती हैं। हाजीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार किया है, तो दूसरी तरफ नशीले पदार्थ के साथ भी गिरफ्तारी हुई है। चुनाव का मौसम शुरू होते ही हथियारों की तस्करी भी बढ़ जाती है, लिहाजा पुलिस ने अपनी सख्ती और मुस्तैदी भी बढ़ा दी है। पटना एसटीएफ की टीम ने वैशाली पुलिस की मदद से हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये गिरफ्तारी सराय थाना इलाके के NH 77 से की है। गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस ने 220 SLR की गोलियां, एक 9mm पिस्टल के 50 कारतूस, 40 मैगजीन चार्जर भी बरामद किया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम पंकज शर्मा है और वो जहानाबाद जिले का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि पंकज शर्मा मुजफ्फरपुर में गोली बेचने के लिए ले जा रहा था, तभी गुप्त सूचना के बल पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को शक है कि चुनावों के मद्देनजर ये हथियार तस्कर एक बड़ी डील को पूरा करने जा रहा था। वैशाली पुलिस के खाते में गुरुवार को एक और सफलता दर्ज हुई। सदर थाना इलाके के दौलतपुर से पुलिस ने 28 लाख रुपए के साथ ही भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। सदर SDPO ने श्याम नारायण चौधरी के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान गांजा तस्कर को उसके ही घर से गांजा और रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ के बाद और बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। रेड के दौरान वहां पर लगभग 600 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ और काफ़ी मात्रा में कैश भी वहां से बरामद किया गया। ये कैश अभी तक कुल 27,81,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त काफ़ी मात्रा में
कुछ कॉइन्स भी हैं, सिक्के भी हैं। चुनाव के दौरान हथियारों की तस्करी और रुपयों का लेन देन बढ़ जाता है। ऐसे में पुलिस के लिए ये दोहरी सफलता काफी मायने रखती है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पुलिस को ऐसी ही कामयाबियां मिलेंगी। विकास आनंद, जी मीडिया, वैशाली। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।